हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका TSM एकेडमी पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इतिहास। लोग जानेंगे आज इतिहास के बारे में। तो जो चैप्टर आज हम लोग देखेंगे वो है शिल्प और उद्योग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र से एक था। इसमें से क्या था, डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं शताब्दी शुरुआत से ही बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। जो स्टार्टिंग से ही जैसे अंग्रेज आया था तो यही रास्ता से होके आया था। तो जो हमारा सूरत है गुजरात में स्थित, वहीं पे बंदरगाह में अपना लोग जहाज से आता था और सामान का लेन देन करता था, व्यापारिक गतिविधियों का इंजाम देता था। उसके बाद धीरे धीरे इस बंदरगाह में 18वीं सदी शताब्दी की इस बंदरगाह का महत्व धीरे धीरे फिर क्या हुआ, गिरने लगा। उसके बाद क्या होता है ना कि हम लोग इस को जानेंगे कि गिरने का क्या कारण था। फिर जानेंगे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह कपड़ा और लोहा का उद्योग यहाँ भारत में कैसा स्थिति था, इस सब उद्योग के बारे में। और उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटिश शासक के दौरान जो भारत में बहुत सारा शिल्पकार था, बहुत बहुत डिजाइन बनाने वाला, एक से एक सब था, उस सब का कैसा स्थिति रहता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है बुनकर जो कपड़ा बनाता था उन लोग का स्थिति कैसा रहता है, लोहा बनाने वाला फैक्ट्री मालिक क्या क्या समस्या करना पड़ा अंग्रेज को, ये सब आने के बाद से हम लोग यही सब आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार। तो हम लोग जानें कि किस तरह बंगाल जो था बंगाल जो था उस पर अंग्रेज का विजय से पहले ही, मतलब बहुत पहले ही से जो कपड़ा था भारत का, सूरत, बंगाल और ऐसा बहुत जगह था, कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस था। उसका उत्पादक क्षेत्र में अन्य देशों में काफ़ी आगे था। मतलब कपड़ा के मामले में बोले तो भारत विश्व का गुरु था। कपड़ा को लेके कपड़ा एक से एक कपड़ा यहाँ पे बनता था, बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा। मतलब फैब्रिक बहुत अच्छा रहता था उसका, जो सूत का कपड़ा एक से एक बहुत गुणवत्ता रहता था इसमें। और बारीकी कारीगर के लिए दुनिया भर से मशहूर था, हर जगह तो ऐसा कारीगर बनाता था कि मतलब दुनिया भर में मशहूर तो फेमस था। दक्षिण और पूर्व एशिया तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इस कपड़ों का भारी मांग थी। और दूसरा जगह बहुत ज़्यादा मांग था ये कपड़ा को लेके, कारण बहुत सारा था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनी अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लगे। तो वो लोग क्या हुआ कि देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बुनाई हो रहा है कपड़ा का। तो इतना फेमस था यहाँ पे कपड़ा, तो विदेश में जो कपड़ा बिकता था तो वो बोलता था कि क्या होना चाहिए, वो इंडिया का ही कपड़ा होना चाहिए। तो फेमस था इंडिया ही का मार्केट, तो लोग वहाँ पे मार्केट में डिमांड था इंडिया का कपड़ा, तो इंडिया से लोग कपड़ा लेके जाता था फिर वहाँ पे बेचता था, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि भारतीय बुनकरों के हुनर की याद और इस फलते फूलते व्यापार के प्रचलित बहुत सारे शब्द आज भी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में जिंदा है। ऐसा ऐसा इतना बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाए तो लोग आज भी उसको बढ़िया से सजा के रखा है हम लोग का यहाँ पे बुनकर का कपड़ा। और उसके बाद हम लोग फिर और जानेंगे कि यूरोप में यूरोप में व्यापारियों के भारत से आया बारीकी सूती का कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर से अरब के व्यापारी के पास गया। तो हमारा डायरेक्ट जो कपड़ा था यहाँ से क्या, मुस्लिम सब का शासक था पहले। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े कि कैसे मुस्लिम सब यहाँ पे आया, आक्रमण किया, फिर यहाँ पे राज किया। तो यहाँ पे जब उधर इराक उराक ईरान से जब मुस्लिम सब आया यहाँ पे, तो लोग क्या हुआ, यहाँ का कपड़ा को देख के बहुत अच्छा फील हुआ, कपड़ा का फिदा हो गया कपड़ा। तो लोग यहाँ का कपड़ा को लेके जाता था, फिर अपना वहाँ दूर दूर देश में अमेरिका, ये सब रसिया ईरान में लोग पहनता था, तो वो लोग देख के फिर अरे वाह कितना सुंदर कपड़ा है, फिर वो लोग कपड़ा को देख के फिर लोग भी क्या किया, इधर पता किया कि कपड़ा है क्या है। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन मलमल कहने लगा। ये कपड़ा को देख बोला अरे मलमल का कपड़ा है। जल्द ही यह सब प्रचलित हो गया, सब फेमस हो गया कि मसालों की तलाश में जब पुर्तगाल पहली बार भारत आए तो उन्हें दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। जो क्या बोल रहा है, उस मसाला के तलाश में आया था पुर्तगाल सब, उसको कालीकट में रह गया, फिर वहीं पे वो लोग मसाला और कपड़ा लत्ता लेके फिर वहीं से चल गया। वो कपड़ा का फिर वहीं से नाम दे दिया, वो कपड़ा कहीं कैलिको कहने लगा। बाद में इस तरह सूती कपड़े को कैलिको ही कहने, तो सूती को लोग क्या कहने लगा, कैलिको कपड़ा कहने लगा। बहुत ज़्यादा फेमस था। फेमस क्यों था, अभी तो हम लोग प्योर पहन नहीं पाते, अभी हम लोग पहनते हैं क्या,
दूसरा देश का सिंथेटिक कपड़ा प्लास्टिक का वो लोग पहनता है, हमारा देश का जो सबसे अच्छा फैब्रिक था सूत का कपड़ा, सूती का कपड़ा पहनता था। फिर हम लोग जानेंगे कि किस तरह 18वीं सदी में शुरुआत तक आते आते भारत कपड़ों की लोकप्रियता 18वीं सदी में पूरा फेमस हो गया था कि भाई कपड़ा चाहिए तो इंडिया का ही कपड़ा ही चाहिए। बेचने से इंग्लैंड के ऊन के रेशम निर्माता भारत के कपड़े में आयात का विरोध करने लगा। ये सब देख के क्या हुआ कि अंग्रेज सबको बचा नहीं, वो लोग बिजनेस में एक्सपर्ट था तो वो लोग अपना कपड़ा बेचता था, लेकिन उन लोगों का कपड़ा धरा का धरा ही रह जाता। बस सबको डिमांड था कि चाहिए कहाँ का, वो होना चाहिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ही का। लेकिन ब्रिटिश इसको क्या करने लगा, अपना देश में विरोध करने लगा कि नहीं हम लोग मेक इन इंडिया का नहीं चलेगा, इंडिया का नहीं, हम लोग खुद ही का रहेगा। लेकिन वहाँ पे मार्केट में डिमांड चाहिए इंडिया का कपड़ा, तो फाइनली क्या किया, अंग्रेज का हार मान के फिर इंडिया ही का कपड़ा को लेके, फिर इंडिया ही का शैली को छाप के फिर वो लोग बेचने लगा। तो फिर लोग का क्या हुआ, धीरे धीरे फिर इनकम बढ़ाते चला। फिर धीरे धीरे देखा कि इस तरह करने में उन लोगों को बहुत सारा समस्या आ रहा था कि टाइम टेकिंग प्रोसेस था, एक एक धागा को निकालना फिर बनाना। तो लोग क्या क्या उसके लिए वो लोग एक सूत बनाने का क्या क्या एक मशीन निकाला। वो मशीन में क्या था, उसमें बहुत आसानी से कपड़ा सब बनता था, मतलब एक चक्का लगा हुआ था उसमें, फिर एक चक्का घुमाने से बहुत सारा छोटा छोटा चक्का वाला तो घूमता था, और क्या होता था कि कपड़ा को जल्दी से जल्दी बच जाता था। तो ये सब तकनीकी को सुधार करने के लिए क्या क्या देखा, 1764 ईस्वी में जॉन नाम के एक थे, क्या किए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे तार क्या हुआ कि जो परंपरा के चरखा से बनता था अब चरखा से नहीं, स्पिनिंग मशीन से जल्दी जल्दी बहुत सारा, तो एक ही आदमी बहुत सारा कपड़ा बना सकता था। हम लोग जानेंगे स्पिनिंग के बारे में। स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग जेनी क्या होता है, एक ऐसा मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमती थी तो सारी तकलियां भी घूमने लगता था, मतलब एक घूमता था उसके साथ बहुत सारा घूमने लगता था। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इस क्षेत्र में फिर वो लोग अपना क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, और फिर वो लोग फेमस होते गया, फिर वहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा बनाता गया, फिर दुनिया में लोग कपड़ा को बेचता गया। अब क्या हुआ, कपड़ा बेहद कम कीमत पे तैयार होने लगा। अब ये लोग क्या मशीन बनाया, तो मशीन के कारण जब एक कारगर बनाता था एक कपड़ा, तो अब मशीन के थ्रू क्या होता था, अब 10 20 बहुत ज़्यादा बनने लगा। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अब कीमत क्या होने लगा, कपड़ा का बेहद कम होता गया। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारत कपड़ों का दबदबा अभी भी था, फिर भी था, क्या 18वीं सदी के अंत तक बना रहा। फिर डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने इस व्यापार को काफ़ी मुनाफा कमाया। ये लोग मशीन के कारण क्या किया कि बहुत सारा कपड़ा बेचा, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो था, इंडिया में जो कपड़ा बना रहा था उसका तो बेचारा को टाइम लग रहा था बनाने में, उसका यहाँ पे घाटा हो गया। ये कंपनी क्या किया, भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशम का, इतना फेमस था इंडिया का कपड़ा, तो लोग क्या करता था, चांदी के भाव से वो लोग खरीदता था कपड़ा को, और दूसरा देश में ले जाके फिर इसको बढ़िया से बना के बेचता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो अंग्रेज सब था, अंग्रेज सब तो फिर बहुत सारा राजा को हरा के राज प्रथा ही खत्म करते गया। उसके बाद क्या वो लोग सत्ता में आ गया, तो क्या किया, भारतीय चीज़ों पर खरीदने के लिए चांदी मंगवाने का अवसर मिला। फिर वो लोग तो खुद ही यहाँ का मालिक बन गया, तो फिर लोग कपड़ा इसे ज़बरदस्ती छीन लिया करता था, फिर मांगता नहीं, लोग फिर अपना ही हिसाब से फिर कपड़ा बहुत सारा बनवाया, फिर बहुत सारा बिजनेस करने लगा। तो आज हम लोग का इस चैप्टर को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट रखने के लिए आज इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो मेरा प्रयास बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग आगे देखेंगे, इससे अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, और उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को भी कवर करेंगे। तो अगर मेरा प्रयास बढ़िया लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर से जरूर, थैंक यू।